निश्चयाचा महामेरू बहुत जनासी आधारू अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी नरपती हयपती गजपती गणपती भूपती जळपती पुरंदराणी शक्ती पृष्ठभागी यशवंत कीर्तिवंत सामर्थ्यवंत वरदवंत पुण्यवंत नीतिवंत जाणता राजा आचारशील विचारशील दानशील धर्मशील सर्वज्ञपणे सुशील सकळा ठाई धीर उदार गंभीर शूर क्रियेसी तत्पर सावधपणे नृपवर तुच्छ केले देवधर्म गो ब्राह्मण करावया संरक्षण हृदयस्थ झाला नारायण प्रेरणा केली या भूमंडळाचे ठाई धर्मरक्षी ऐसा नाही महाराष्ट्र धर्म राहिला काही तुम्हा कारणे कित्येक दुष्ट संहारिला कित्येकासी धाक सुटला कित्येकास आश्रयो जाहला शिवकल्याण राजा शिवकल्याण राजा शिवकल्याण राजा। जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज शुरुआती में हमारे नए तथा युवा श्रोताओं के लिए भोसले वंशावली से उनको परिचित करवाना चाहता हूँ। मित्रों, 16वें शतक के मालोजी राजे भोसले को 2 पुत्र हुए, शाहजी और शरीफ जी। शाहजी राजे दक्षिण के बेहमानी राज्य के सरदार थे और पश्चिम महाराष्ट्र के प्रमुख थे। प्रखर हिंदुत्व के समर्थक भी थे। पहले दिन से हिंदवी स्वराज्य का स्वप्न पाल रखे थे। शाहजी राजे को वरिष्ठ पुत्र थे हमारे श्री शिवराय। अब शिवराय के बारे में क्या बताएं, सबको पता है। यही वो शिवराय है जिसने अपने दिव्य कर्म के जरिए मृत्यु शैया पर पड़ी सनातनी मासूम जनता को फिर एक बार अपनी खुद की ताकत, अपने खुद के संस्कार, अपनी खुद की हिंदुत्व की नवचेतना जगाने का, जागरूक करने का काम शिवराय ने किया है। श्री शिवराय और उनकी धर्मपत्नी थी सईबाई साहब। सईबाई साहब और श्री शिवराय के प्रथम पुत्र थे हमारे तेजस्वी
धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी महाराज के बारे में आप सब जानते हो, इस्लामी सुअर भांड दरिंदा औरंग्या, वली औरंग्या, सॉरी वली कहते ना उसे, वली औरंग्या, उसने छल से संभाजी महाराज को कैद कर लिया। कैद करके बड़ी शारीरिक यातना दी, चमड़ी उधेड़ी, आंखें निकाली और उनको मार डाला। जाज्वल्य धर्माभिमान का पर्यायवाची शब्द हमारे धर्मवीर संभाजी राजे हैं। संभाजी राजे को यसुबाई साहब से पुत्र प्राप्ति हुई और उनका नाम था छत्रपति शाहू। शाहू को आगे कन्या प्राप्ति हुई, पुत्र प्राप्ति उन्हें नहीं हुई। इसलिए श्री शिवराय के दूसरे पुत्र राजा राम महाराज, उनकी धर्मपत्नी थी ताराबाई और उनके प्रपौत्र थे राम राजा। उनको विधिवत दत्तक लिया गया और छत्रपति बनाया गया। ये बाकी तो आप मेरे लास्ट एपिसोड में सब सुना ही होगा आपने। और यही है मित्रों सातारा की मराठे शाही। वहाँ कोल्हापुर में स्वतंत्र रियासत बनी थी और वो सातारा से पूर्व बनी थी, क्योंकि सन 1700 में राजाराम महाराज के निधन के बाद ताराबाई ने स्वतः अपने बेटे शिवाजी को छत्रपति घोषित कर दिया था। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हो गई शाहू महाराज के दिल्ली कैद से महाराष्ट्र लौटने पर। शाहू महाराज आए 1707 में। अब शाहू महाराज आने के बाद सत्ता के 3 शिखर हो गए, राजसबाई, ताराबाई और शाहू जी महाराज। ज़्यादातर सरदार शाहू जी के साथ आए थे तो वो सातारा रुके। वहाँ फिर आगे ताराबाई की जो सौतन थी राजसबाई, उसने अपने बेटे संभाजी को भी आगे बढ़ाया था। अंततः शाहू के महाराष्ट्र में आने के बाद उनका संघर्ष और तीव्र हो गया और इस कौटुंबिक कलह में राजसबाई ने ताराबाई को मात देके अपने पास कोल्हापुर की गद्दी रख ली और उस गद्दी पे अपने बेटे संभाजी को बिठाया। यह है कोल्हापुर की राजगद्दी, जो आगे चल के कायम स्वरूपी हो गई, आज भी है। आज दोनों गद्दी आज भी जिंदा है। शाहू छत्रपति शंभू महाराज के बेटे तो संभाजी राजाराम महाराज के बेटे। ये दो शिवराय के बाद की आखिरी शिवराय की वंशावली है मित्रों, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया शाहू और संभाजी दोनों को कन्या प्राप्ति थी। अब एक बचा था ये राम राजा, जो ताराबाई के बेटे शिवाजी का पुत्र बताया गया और गद्दी पे बिठाया गया, लेकिन वो आज तक विवादित विषय है, आज तक है। और इसका कारण है कि एक ताराबाई ने उसे 17 साल बाद पुनः सातारा में प्रकट किया और जब शाहू महाराज का देहांत हुआ तो शाहू महाराज के देहांत से पहले उनसे मनवाकर राम राजा को छत्रपति बना दिया गया। वो तो डिटेल मैंने लास्ट 5-10 एपिसोड में आपको डिटेल बताई ही है। ये शिवराय के एक चाचा थे शरीफ जी। उसके आगे सातारा और कोल्हापुर दोनों में आज तक जो चल रही है ये सब शरीफ जी की वंशावली है। दूसरे हैं फतेह सिंह भोसले वंशावली, तीसरे है खानवटकर भोसले, चौथे है मुंगीकर भोसले। लेकिन यहाँ रघुजी भोसले का नाम आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि रघुजी ने भोसले उपनाम धारण कर लिया था। इसके कारण उसके कोई बात के वंश का विचार छत्रपति पद के लिए नहीं किया गया। तंजावर के श्री शिवराय के एक सौतेले भाई थे व्यंकोजी भोसले, लेकिन व्यंकोजी भोसले और उनके बाद के वंशजों ने
महाराष्ट्र के राजकारण में कभी भी दखलंदाजी दी नहीं है। अब आते हैं विषय पे। अब यहाँ 2 छत्रपतियों का पेशवा एक बना था, वो था नाना पेशवे। सातारा के रामराजे और कोल्हापुर का संभाजी, ये दोनों का राज्य कारभार तो मैंने आपको बता दिया है। पानीपत के ऐन घमासान में और एक दुर्भागी घटना महाराष्ट्र में घटी। कोल्हापुर के संभाजी का निधन हुआ। उसके बाद नाना ने तुरंत जीजाबाई को दत्तक विधान की प्रार्थना की है पत्र में। 19 दिसंबर 1760 को, यानी संभाजी के निधन के दूसरे ही दिन नाना का पत्र है और बड़ा तीखा पत्र है। संभाजी राजे कैलासवासी झाल्याचे वर्तमान समजले। समझने के बाद विसाजी नारायण और सदाशिव अवधूत को कोल्हापुर भेज रहा हूं। इनको कोल्हापुर क्यों भेज रहा था ये? क्योंकि ये अपने विसाजी को एक लेटर नाना ने लिखा था। महादजी भोसले मुंगीकर के छोटे भाई थे उमाजी। उमाजी को आपके पास भेज रहा हूं क्योंकि उमाजी को कोल्हापुर जाके राजगद्दी पे आप बिठाए और जीजाबाई से आग्रह करे कि वो सत्ता संभाले, यानी जीजाई उमाजी को दत्तक ले और अपना राज्य कारभार कोल्हापुर से चलाइए। दूसरे दिन लिखा है नाना ने, 19 तारीख का पत्र है ये। अन्यथा, इसके आगे की बड़ी जबरदस्त लैंग्वेज है। अन्यथा ताराबाई साहेब की तरह हर महीना खर्च करने के लिए एक सीमित रकम लेके आप किले पे चले जाए, यानी ताराबाई को जैसे किले पे पन्हाड़ा और रांगड़ा किले में रखा था ना शाहू ने, वैसे ही रखने की बात नाना यहाँ पे कर रहा है। और आगे का सुनो वाक्य। नाना ने स्पष्ट तौर पे लिखा है, इसे आप कबूल करें, नहीं तो जब्ती की नौबत आ जाएगी। कोल्हापुर राज्य नाना जब्त करने वाला था। अब यहाँ पे कुछ इतिहासकार है कि कहते हैं कि नाना तो राज्य हथियाना चाहता था। क्यों भाई, नाना क्यों राज्य हथियाना चाहेगा? हथियाने की उसकी ज़रूरत क्या थी उसको? वो तो पेशवा की हैसियत से लगभग गत 15 साल से मराठी राज्य चला ही रहा था। उसको क्या जरूरत पड़ी थी हथियाने की? हाँ, संभाजी के निधन के बाद परिस्थिति जो बनी है वो आप देखो। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि संभाजी तो बड़े विचित्र काल में चला गया है। 1696 में संभाजी जन्मे हैं, तो ये 64 साल के तो हो ही चुके थे। तो 64 साल के हमारे कोल्हापुर के संभाजी कस्बे वडगांव, जहाँ पे उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, तुरंत करवीर की तरफ वो लौटने लगे। बीच रास्ते में टापे नामक एक गांव था, उसके नज़दीक उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। तारीख थी मार्गशीर्ष शुद्ध 15। 2 प्रहरी देहांत झाला। पेशवा इन दोनों जो राजमाता बची थी ना, एक जिजाई जो बड़ी युवा और कर्तव्यगार और बहुत तेज तर्रार थी, और ये हमारी वृद्ध राजमाता, ये तो गत 25 साल से वही काम कर रही थी। 50 साल से वो काम कर रही थी। अच्छा, इन दोनों राजमाताओं में एक दूसरे के प्रति घृणा को नाना अच्छी तरह से पहचानता था। उनकी दोनों की लिप्सा से भी परिचित था। जीजाई बड़ी कर्तृत्ववान और बुद्धिवान थी, और मैंने कहा युवा भी थी। अगर जिजाई शासन करती होती तो ये वर्धिष्णु स्वराज्य की जो नींव थी वो हिलने का धोखा था,
क्योंकि वो तो अपने मन से चलती थी, बड़ी तामसी और अहंकारी औरत थी, क्योंकि कर्तृत्ववान थी। इसलिए नाना उसे पूरा हिंदवी स्वराज्य नहीं सौंपना चाहता था, उसके गद्दी पे वो नहीं बिठाना चाहता था। और ये जिजाई तो अपने राज्य को पूर्ण रूप से विसर्जित भी नहीं करना चाहती थी। हाँ, और इसीलिए मैंने कहा कि बड़ा विचित्र मामला है, और इतिहासकार जो कहते हैं ना वो तर्क संगत नहीं लगता है। संभाजी ताराबाई दोनों का निधन हुआ। राम राजा अभी भी किले पे बाद में बंद था, तो अवस्था ये हो गई थी कि हिंदवी स्वराज्य को कोई छत्रपति नहीं बचाता। पानीपत के हार से जान माल की काफी नुकसान जान माल का हुआ था। नाना उद्विग्न अवस्था में होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। अब वो भी मनुष्य है, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि भाई मनुष्य है, अब क्या करे। पूरे हिंदवी स्वराज्य को उसे संभालना था, पूरा खजाना पानीपत में खाली हो गया था, और 14 जनवरी से पहले 18 दिसंबर को संभाजी का निधन हुआ। अब समय कितना विचित्र था देखो। 14 जनवरी के बाद में तो नाना का युवा पराक्रमी पुत्र विश्वासराव मारा गया था, सदाशिवराव भाऊ भी मारा गया था। अब वो 14 जनवरी का जो होना था वो मैं आगे बताऊंगा आपको। इन लोगों के अगले 2-3 महीने तो इसमें चले गए कि जिंदा कौन बचा ये पता लगाने में इनके 2-3 महीने गए हैं। और उसी आसन्न अवस्था में नाना माड़वा गया था। मार्च आखिर में नाना माड़वा से निकला और 3 जून को पुणे लौटा। अब यहाँ पे मैंने जैसे कहा था कि हिंदवी स्वराज्य को छत्रपति ही नहीं था, बड़ी विचित्र अवस्था थी। पुणे में दादा पुरंदरे और स्वतः गोपिकाबाई, ये इन दोनों में सोच विचार कुछ हुआ। उनके विचार से छत्रपति उत्तराधिकारी का चयन जो था ये राजमाता ताराबाई के विचार या सम्मति उससे लेना उचित था, और यही टटोलने के लिए माधवराव और नाना पुरंदरे दोनों सातारा भेजे गए। लेकिन कोल्हापुर में उमाजी को गद्दी सौंप के जिजाई को राज्य कारभार चलाने पर नाना दृढ़ संकल्पित था। उसने सबको लिख के भी भेजा था, और 3 जून के बाद उसको ये पता चला आने के बाद कि भाई माधवराव और दादा पुरंदरे तो सातारा जाके जिजाई का मन टटोलने सातारा पहुंचे हैं। माधवराव को पता चला जब वो राजमाता से मिला तो हमारी वयस्क राजमाता को दत्तक विधान या नए छत्रपति से ज्यादा राम राजे को अपदस्थ करना था। उसने माधवराव से आग्रह भी किया है। सचमुच 75 साल की जो निवृत्ति की आयु है ना, वो कसम से सही है, क्योंकि आदमी का दिमाग जैसे बूढ़ा हो जाता है काम करना बंद कर देता है शायद। या माधवराव उसकी ये अजीबोगरीब बातें सुन के माधवराव लौट आए पुणे। मित्रों, पानीपत की हार अपने अपतेष्टों को, अपने बड़े बड़े सरदारों को खोने की निराशा और राज्य कारभार का टेंशन। नाना 23 जून 1761 में कैलाशवासी हुआ। जून 1761, सिर्फ 5 महीने। 14 जनवरी को पानीपत हो गया, 23 जून को नाना कैलाशवासी हो गया। इसी बीच ये कोल्हापुर का जो दत्तक का विषय था ना, वो आधा अधूरा लटका पड़ा रहा, क्योंकि गत 6 महीने में संपूर्ण राज्य में, जैसे मैंने कहा, निराशा की एक लहर छा गई थी।
सभी व्यवस्थाएं, राज्य कारभारी शासकीय व्यवस्थाएं जो होती है वो अस्ता व्यस्त हो चुकी थी। आगे 1761 में ही आगे 9 नवंबर को हमारी राजमाता ताराबाई का आखिरकार निधन हुआ। 84 साल के दीर्घायु जीवन जीने के बाद हमारी पराक्रमी, कर्तृत्ववान, निडर लेकिन अड़ेल, अहंकारी और स्वार्थी राजमाता का ये निधन था। आगे जैसे मैंने कहा 1762 के दशहरे में शाहजी भोसले खानवटकर को कोल्हापुर के जिजाई ने गोद लिया। उसका नामकरण शिवाजी राजे करके उसे कोल्हापुर के सिंहासन पर बिठाया है। वैसे 1772 में आगे 10 साल बाद जिजाई का भी निधन हुआ। और मित्रों, एक अत्यंत तामसी लेकिन हिम्मत और मेहनती महाराष्ट्र की एक धुरिणी का निधन हुआ 1772 में। आगे 28 मार्च 1763 में ये हमारे राम राजा को भी मुक्त किया गया और फिर स्थान तो रिक्त थे सभी जगह, तो एक बार फिर उसे ही राज्य कारभार 28 मार्च को किया गया। मित्रों, नाना ने जीवनी भर शाहू, संभाजी, जिजाई, ताराबाई सबका विश्वास संपादन किया था। भूल चूक, जीवन में गलतियां तो सबकी होती हैं, सब आखिरकार मनुष्य है। नाना ने भी गलती की, लेकिन पूरी जीवनी भर नाना के मन में कभी भी खोट नहीं थी, गद्दारी नहीं थी। वंदे मातरम।